देखिए बच्चों, ये हमारा तीसरा वीडियो है कृषि विज्ञान के एवं तत्व एवं गणित का। आपने जो पहले पढ़े थे उसके बाद की वीडियो है। पहले आपने मौसम के तत्वों के बारे में पढ़े थे, कृषि पर तापमान का प्रभाव पढ़े थे, है ना। कृषि पर तापमान का प्रभाव, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है तापमान का। तो आज हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। इसके आगे कंटेंट में आपको मिलता है 11वीं कृषि विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, कृषि विज्ञान आप देख रहे हैं वीडियो में, ठीक है। 11वीं कृषि विज्ञान, ठीक है, थर्ड वीडियो ये क्लियर है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर फर्स्ट कृषि मौसम विज्ञान का न्यू टॉपिक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। लेसन नंबर फर्स्ट क्या था? एग्रोमेट्रोलॉजी था। आपको चैप्टर याद होगा, मेट्रोलॉजी है, ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी है चैप्टर का नाम। और इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अर्थात वायुमंडलीय तापमान। क्या होता है वायुमंडलीय तापमान? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वायुमंडलीय तापमान, ठीक है। तो देखिए तापमान क्या होता है, सीधी सी बात। तापमान के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें कंटेंट जानते होंगे, सुने होंगे, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि मौसम की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसकी जानकारी? मौसम की, कि मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम की सही जानकारी के लिए, सही जानकारी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? अधिकतम और न्यूनतम तापमान पता होना चाहिए। अधिकतम व न्यूनतम तापमान पता होना चाहिए। तापमान पता होना चाहिए हमें। समझ में आ गया? तो ज्ञात कैसे करते हैं? तो देखो, उच्चतम तापमान कैसे ज्ञात करते हैं? दिन के 2 बजे से 4 बजे के बीच उच्चतम होता है। उच्च तापमान कब होता है? दिन के 2 से 4 बजे के बीच, ठीक है। कारण क्या है? दोपहर 12 बजे पृथ्वी सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा को प्राप्त करती है, इसीलिए 12 बजे के बाद अवशोषित करने के बाद ऊष्मा जब निकलती तब पता चलता है कि तापमान कितना हुआ। अर्थात उच्च तापमान कब होता है? दिन के 2 बजे, दिन में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसके बाद दोपहर से लेकर अर्धरात्रि तक। फिर निम्न तापमान कब होगा? दोपहर से रात्रि तक, ठीक है। रात्रि तक तापमान कैसा रहेगा? न्यूनतम रहेगा। क्यों रहेगा न्यूनतम? क्योंकि इस समय धरातलीय विकिरण द्वारा जो नष्ट ऊर्जा है सूर्य ऊर्जा से अधिक हो जाती है। समझ रहे हो? धरातलीय विकिरण द्वारा जो नष्ट होने वाली ऊर्जा की मात्रा है सूर्य ऊर्जा से अधिक हो जाती है। देखो, हम लोग क्या बोलते हैं? सूरज डूब गया, शाम हो गई, अंधेला हुआ, सूरज डूब गया, सूरज दिखाई नहीं दे रहे, मतलब अंधेला हो गया, ठीक है। इस समय क्या होता है? धरातल पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की जो किरणें हैं, अभिकिरणें हैं, वो सब ज़्यादा तेज़ी से नष्ट नहीं होती, ठीक है। वो तो सूर्य की रोशनी जिस रूप में पड़ी है उस रूप में पृथ्वी के तल अवशोषित कर लेती है। लेकिन जो धरातलीय विकिरण के द्वारा, धरातलीय विकिरण मतलब पृथ्वी से निकलने वाली किरणें तपने के बाद, ठीक है, वो ज़्यादा नष्ट होता है। इसलिए दोपहर के बाद, दोपहर मतलब ये 4 बजे के बाद से लेकर रात्रि तक तापमान हमेशा न्यूनतम रहता है। समझ में आ गया? हमें क्या करना पड़ता है? क्रमशः डेली मैक्सिमम टेम्परेचर देखना पड़ता है और डेली मिनिमम टेम्परेचर देखना पड़ता है। समझ में आया? मतलब दैनिक अधिकतम तापमान, दैनिक न्यूनतम तापमान क्रमशः रोज देखते जाएं तो ये बन जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? अर्थात जब हम प्रतिदिन अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम देखते जाएंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं? इसका औसत निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं औसत? आपको तो पता है। अधिकतम तापमान कितना था, न्यूनतम तापमान कितना था, दोनों को जोड़कर 1 2 कंटेंट है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको निकलेगा औसत तापमान, औसत दैनिक तापमान। इस फार्मूला से निकल जाएगा औसत दैनिक तापमान। समझ में आएगा? ठीक है। इसी प्रकार जैसे आप दैनिक तापमान निकाल रहे हैं, पूरे मंथ का निकाल सकते हैं इसी बेस पे। दैनिक
के आधार पर पूरे मंथ का निकाल सकते हैं आप कि पूरे मंथ में अधिकतम तापमान कितना रहा, पूरे मंथ में न्यूनतम तापमान कितना रहा, फिर उसके बाद में उसका एवरेज निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि महीने में या मंथ में कितना अधिकतम तापमान था और कितना न्यूनतम तापमान था। ठीक है, क्योंकि आप ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये एक एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर था, मौसम के तत्व था, एलिमेंट ऑफ वेदर था, मौसम के तत्व था। उसके अंतर्गत आप पहला पढ़े थे टेम्परेचर, अगर आपको याद आ रहा होगा तो टेम्परेचर या तापमान, तापमान बिंदु के अंतर्गत है ये तापमान ज्ञात करने की विधि। उसके बाद में दूसरा, ये पहला था टेम्परेचर या तापमान पहला था। अब दूसरा आता है, सेकेंड नंबर का आता है द सेकेंड एलिमेंट ऑफ वेदर आता है, उसको बोलते हैं रेनफॉल, वर्षा। क्या बोलते हैं इसको? रेनफॉल या वर्षा। और वर्षा क्या होता है? सामान्य जानकारी के लिए भी आप पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो मैं सीधे सीधे ये कहूँगा कि वर्षा जो अभी आपको दिखाई देता है ना, पानी बरसता हुआ दिखाई देता है, ये कहलाता है वर्षा, है ना। ऐसा लगता है जैसे आकाश से पानी की बूंदें पृथ्वी पर बरस रही है। तो वो कैसे बरसती है उसकी थोड़ी सी प्रक्रिया देखेंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो वर्षा की मात्रा होती है वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर रहता है। रेनफॉल मतलब वर्षा किस पर निर्भर रहता है? वायुमंडलीय आर्द्रता पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर करती है या निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निर्भर करेगा भाई? वायुमंडलीय आर्द्रता मतलब उसमें वाष्प की, जल वाष्प की मात्रा होगी। वाष्प की मात्रा संघनित होकर जल के कण में कन्वर्ट हो जाती है। वाष्प संघनित होकर क्या बना लेती है? जल के कण या जल की बूंदें। वाष्प संघनित होकर जल कण में कन्वर्ट हो जाता है, जल कण में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब जल कण की अधिकता होती है, जब जल कण की अधिकता होती है तो ये सघनता के कारण, घनत्व बढ़ने के कारण घनीभूत होकर पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरती है। समझ में आ गया? किस रूप में गिरती है? वर्षा के रूप में गिरना आरंभ कर देती है। समझ में आया? ठीक है, एक जल चक्र भी देख लेंगे आप, हाइड्रो चक्र भी देख लेंगे। आपने नॉर्मली सुने होंगे, देखे होंगे। ठीक है, एक निश्चित लंबाई में वाटर लेवल होता है। ऐसा कहीं पर वाटर लेवल काफ़ी ऊपर रहता है, कहीं पर वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है। ऐसा आप लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं ना। ठीक है, फॉरेस्ट्री एरिया, ठीक है, यहाँ पौधे उगे रहते हैं, बड़े बड़े जंगल रहते हैं, घने घने जंगल, बहुत बड़े बड़े पेड़ ऐसे उगे रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वनस्पति उगे रहते हैं। पानी जब बारिश होती है तो इनके द्वारा क्या होता है? ये नीचे ढलान के द्वारा इस जगह पर आके ऐसे जमना शुरू हो जाती है, इस जगह पर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वाटर लेवल। ठीक है, अगर इसको मैं कहूँ झील है, ठीक है, यहाँ भी अपन ये समझ लें कि घने जंगल है, पेड़ पौधे ऐसे उगे हुए हैं। ठीक है, चारों तरफ ऐसा। यहाँ पर भी क्या होगा? पानी गिरेगा यहाँ पर, जैसे बारिश के रूप में वर्षा होगी, बरसात होगी, पानी ढलान के द्वारा नीचे झील। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या कहूँ, झील कहूँ। झील जानते हैं सभी, देखे हैं झील? ठीक है, देखे होंगे। ठीक है, तो ये वाटर लेवल को दर्शाता है, ये ऐसा बना देता हूँ, है ना। ये इतना वाटर लेवल को दर्शाता है, इतना पानी इसमें भरा हुआ है। अब क्या होगा? इसी लेवल में, इसी लेवल के नीचे यहाँ पर ऐसा गहरा गड्ढा बनाया हुआ रहेगा। अब यहाँ पर होगा आपका समुद्र। मतलब जितने भी पानी के स्रोत और सोर्स हैं, सभी के पास या सभी में जल भराव होता है। जब वर्षा होती है, ठीक है, क्या होती है? जब वर्षा होती है, घने बादल बनते हैं, पानी की बूंदें ऐसे बरसती है, तो कहाँ पर बरसती है? ये चारों तरफ बरसती है। चारों तरफ बरसती का मतलब वो ये नहीं देखती कि कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर घर है, कहाँ पर मैदान है, ऐसा कुछ भी नहीं देखेगी वो। ठीक है, सीधा सीधा पानी ऐसा बरसना शुरू कर देगा। पानी बरसेगी, ढलान की तरफ जाएगी और पानी जमा होती जाएगी पानी के स्रोत के पास में। अब क्या होगा? वहाँ पर बहुत सारे वनस्पति उगेंगे, पेड़ पौधे उगेंगे, जीव जंतु पानी का अवशोषण करेगा। तब क्या होगा? जितना अवशोषण करना है करेगा। उसके बाद ये झील से और ये समुद्र से सूर्य प्रकाश के द्वारा, सनलाइट के कारण
ठीक है, सनलाइट के कारण क्या होगा, वाष्पित होना शुरू हो जाएगा, वाष्प बनाना शुरू कर देगा। ये क्या बनाना शुरू कर देगा, वाष्प। वाष्प क्या होगा, ऊपर जाएगा, वाष्प ऊपर जाएगा, बादल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, बादल, क्लाउड का निर्माण करेगा। कौन सा बादल, सिंपल बादल, साधारण बादल। अब कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है, समुद्र से वाष्प आ रहा है, पेड़ पौधे से वाष्प आ रहा है, पेड़ पौधे से वाष्प आ रहा है, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से वाष्प क्या हो जाता है, एक बादल बना लेता है, क्लाउड बना लेता है। ये बादल क्या होता है, जब उसमें संघनन की प्रक्रिया होती है तो संघनन की प्रक्रिया के द्वारा पानी की बूंदें बनाती है। ये जो बादल है पानी की बूंदें बनाती है। पानी की बूंदें बनने के कारण जब उसकी घनत्व ज़्यादा हो जाती है, जल कणों की अधिकता हो जाती है, तो सघनता के कारण यह घनीभूत होकर पृथ्वी तल पर फिर से वापस ऐसे गिरना, इन बादलों के द्वारा नीचे गिरना शुरू कर देती है। वर्षा वाले बादल ऐसा लिख देते हैं इसको। आप समझ गए होंगे कि कैसे संघनन की प्रक्रिया होती है और कैसे पानी गिरती है। इसको आप लोग ऐसा नोट करेंगे, इसको बोलते हैं जल चक्र। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो वर्षा है ये कृषि को या फिर किसी भी स्थान को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। किसी भी स्थान की जलवायु के निर्माण में वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर वर्षा नहीं होगा तो आपका क्लाइमेट नहीं बनेगा, ठीक है, जलवायु नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज़ है, वाटर ही एक ऐसी चीज़ है जो प्रकृति में सब चीज़ को घोलने की क्षमता रखता है। जब ये सब चीज़ को घोलता है अर्थात खनिज लवण इसमें घुल जाएगा, खनिज लवण घुलेगा तो किस में जाएगा, खनिज लवण पानी सहित प्लांट एक्सेप्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसको अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। प्लांट अवशोषित करेगी, वो हो जाएगी टर्गिड हो जाएगी। टर्गिड मतलब स्फीत हो जाएगी, स्फीत मतलब फूलना, फूल जाएगी। जब स्फीत रहेगी, टर्गिड रहेगी, तभी आप किसी प्लांट को जीवित कह सकते हैं, लिविंग कह सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पेड़ पौधा गिर जाएगा, मुरझा के गिर जाएंगे। टर्गिड क्यों रहता है, क्योंकि पोषक तत्व घुले होने के कारण। और पेड़ पौधे को स्थिर रखने में मदद करता है पानी, वर्षा। समझ में आया। पेड़ पौधे रहेंगे तो क्या बनाएगा, अलग ही प्रकार का एटमॉस्फेयर बनेगा, अलग ही प्रकार का वातावरण बनेगा, ठीक है। इन्हीं पौधों से क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा बादल बनेगा। समझ रहे हैं, वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा क्या बनेगा, बादल बनेगा। भले ही बाद में बारिश के रूप में गिरता है, लेकिन यहाँ से भी बहुत सारी मात्रा में पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। आपने पढ़ा होगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। समझ में आ गया। एटमॉस्फेयर बनाता है, जल वाष्प से युक्त एटमॉस्फेयर बनाता है, जो कि पानी के नीचे गिरने में मददगार होती है, मदद करती है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा, जल वाष्प से संतृप्त वातावरण नहीं बनेगा, तो वहाँ पर पानी गिरना संभव नहीं होगा। अगर पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा, सूखा रेगिस्तान नजर आएगा। समझ में आ गया। सभी दैनिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए पानी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बर्फ़ के रूप में, ओस के रूप में, कोहरा के रूप में, ओले के रूप में पृथ्वी पर लगातार गिरते रहता है। हमारी पृथ्वी पर तापक्रम का ज़्यादा होना, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का मिनिमम और मैक्सिमम होना, ठीक है, अधिकतम और कमी होना किस पर डिपेंड करता है, रेनफॉल पर डिपेंड करता है। समझ में आया। अर्थात एक निश्चित तापक्रम व वायुदाब पर अधिकतम जल से परिपूर्ण वायु को संतृप्त वातावरण कहते हैं। जब हमारे पास संतृप्त वातावरण बनेगा तभी जाके वर्षा होगी। निश्चित तापक्रम व वायुदाब पर अधिकतम जल से परिपूर्ण वायु को संतृप्त वातावरण कहते हैं, सैचुरेटेड एयर कहते हैं। समझ में आ गया। उस संतृप्त बिंदु पर यदि तापक्रम वायुमंडल की जल धारण क्षमता घट जाती है तो वायुमंडल में जो जल व्याप्त है वो संघनित होकर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, और पृथ्वी पर गिरना को वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, वर्षण। क्यों पानी नीचे गिर रहा है, समझ में आ गया। एक निश्चित तापक्रम और वायुदाब पर संतृप्त वातावरण बनता है। संतृप्त बिंदु पर यदि तापक्रम और वायुमंडल की जल धारण क्षमता घट जाती है, समझ रहे हो ना,
क्या क्या घट रही है? तापक्रम और वायुमंडल की जल धारण क्षमता घट जाती है, तो वायुमंडल में जलवाष्प संघनित होकर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। पृथ्वी पर गिरने की इस प्रक्रिया को वर्षण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। पानी वायुमंडल से पृथ्वी पर वर्षा और पृथ्वी से वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आता है। सवाल उठता है ना कि भाई पृथ्वी पर कहाँ से आया? तो बारिश हो रही थी, पृथ्वी पर आया। अब पृथ्वी से कहाँ जाएगी? जाहिर सी बात है, पृथ्वी से कहाँ जाएगी? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प बनता है और फिर से वायुमंडल में चली जाती है। समझ में? इस प्रकार निरंतर चक्र चलता रहता है, जिसको हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल या जल चक्र कहते हैं। उसके बाद में आता है वो टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार। इसको थोड़ा सा फास्ट देखेंगे हम लोग। वर्षा के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स, इसके 3 प्रकार हैं। पहला संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। समझ में? संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा का मतलब क्या होता है? गर्म व आर्द्र हवाओं के संवहन धारा बनने के कारण। कौन कौन सी हवा? गर्म और आर्द्र हवा के संवहन से संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, मिलने से संवहन धाराएं उत्पन्न होती है और उत्पन्न होकर वो ऊपर की तरफ उठती है। कहाँ जाएगी वो? ऊपर की तरफ। समझ में आया ना? जब वो ऊपर की तरफ जाएगी, चूँकि आपको पता है कि गर्मी के दिनों में पृथ्वी का जो सतह होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, जिसके कारण क्या होती है? ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं उत्पन्न हो जाती है। मतलब सतह गर्म है, मतलब सतह के क्षेत्र में आने वाली जो वायु होती है वो काफ़ी गर्म होती जाती है। गर्म होने के कारण वो ऊपर उठते जाती है, ऊपर उठते जाती है, ऊपर उठते, और जैसे वो ऊपर उठते जाती है फैलकर ठंडी होती जाती है। ज़्यादा ऊंचा उठा तो उठने के बाद में संवहन धाराएं पूर्णतः संतृप्त हो जाती है। संवहन जो धाराएं बनी हुई रहती है वो संतृप्त हो जाती है। संतृप्त होने के बाद संघनन होती है। ठीक है, संवहन धारा क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती है। अगर ये संतृप्त होती है तो वहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया होती है तो मूसलाधार बारिश होती है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, संवहन धारा से होने वाली वर्षा को संवहनी वर्षा कहते हैं। दूसरा नंबर का आता है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा अर्थात ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। आपको पता है कि पर्वतों से टकराकर आने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो पर्वतों से टकराएगी कैसे? गर्म और जो आर्द्र वायु है पर्वतों से टकराकर ऊपर उड़ती है। ठीक है ना, गर्म और आर्द्र वायु, आर्द्र वायु पर्वत से टकराकर क्या होती है? ऊपर उड़ती है। पर्वत से टकराकर ऊपर उड़ती है। समझ में आ गया? ऊपर उड़ती है, उसके बाद में क्या होती है? ऊपर संतृप्त होती है। ठीक है, संतृप्त होता है, संघनन होता है। ठीक है, संघनन होता है, फिर वर्षा होती है। जब घनीभूत हो जाता है, जब सघनता हो जाती है, जल वाष्प के कण की अधिकता हो जाती है, तब वर्षा होती है। क्योंकि पर्वत के कारण हुई इसलिए पर्वतीय वर्षा कहलाई। तीसरा चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक चक्रवात, धरातल पर जो चक्रवात होती है, चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा। सीधी सी बात, हमारे पृथ्वी के तल पर या धरातल पर चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा, चक्रवात के कारण प्राप्त वर्षा क्या कहलाती है? चक्रवाती वर्षा कहलाती है। चक्रवात, ठीक है, ये जो चक्रवात है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। कहाँ पर होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय। अब जानते हैं शीतोष्ण एरिया भारत में कौन कौन से एरिया को कहा गया है? शुरू में कंटेंट
तो था नहीं, लेकिन आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्रों में ये वर्षा होती है। समझ में आया? हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा हिमालय पर्वत के कारण होती है। हिमालय पर्वत अर्थात पूर्व से पश्चिम, पूर्व व पश्चिम से उठने वाली मानसूनी। हमारे देश में सर्वाधिक वर्षा पूर्व व पश्चिम से आने वाली हवाओं के कारण वर्षा होती है। हवाओं से के कारण वर्षा होती है। समझ रहे हैं आप? पूर्व पश्चिम से आने वाली हवाओं के कारण होती है। कारण क्या है? जो पूर्व पश्चिम की जो हवा होती है पर्वत से टकराती है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र की घाटी में बरसती है। अगर हिमालय की पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो भारत भी अरब की तरह सूखा रेगिस्तान होता। ये याद रखेंगे। अगर हिमालय नहीं होता ना तो हिमालय पर्वत नहीं होता। कौन सा पर्वत नहीं होता? हिमालय पर्वत अगर नहीं होता तो भारत भी अरब की तरह सूखा रेगिस्तान होता, क्योंकि हिमालय पर्वत ही गर्म हवाओं को, गर्म व आर्द्र हवाओं को रोक कर रखती है। ठीक है, और यही पृथ्वी पर बरसती है और हमारी सारी धरती को शस्य श्यामला बनाती है। आपको पता है कि जून शुरू होते होते सागर से दक्षिण पश्चिम मानसून उठकर देश भर में फैल जाती है। ठीक है, जून शुरू होती हुई, मतलब जून के आसपास, ऐसा मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। जून के आसपास क्या होता है? सागर से, किससे? सागर से कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिम मानसून उठती है, देश भर में फैल जाती है। जुलाई की मध्य तक देश भर में खूब वर्षा होती है। ठीक है, और सितंबर के अंत तक मानसून विदा लेती है। समझ में आया? जून में उठी, ठीक है, जुलाई में सर्वाधिक वर्षा हुई, ठीक है, और लास्ट में सितंबर में क्या हो जाता है? विदाई हो जाती है। सितंबर विदाई का टाइम होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आज के लिए बस इतना ही। आगे कंटेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे और फिर से वीडियो